अब देखते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो किस तरह से सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में सामने आई है। मतलब कैसे इसने अपना सामाजिक एक जो आधार है वो तैयार किया है, किस तरीके से इसने अपने विचार जो है विचारधारा है वो तैयार की है। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1885 में, याद रखना, लगभग आज से 120-30 साल पहले। इस समय वह, जब कांग्रेस पहली बार बनी तो वह नव शिक्षित कामकाजी व्यापारिक वर्गों के हित समूह भर की थी, ठीक है। लेकिन जब 20वीं सदी आई तो इसने अपने आप को परिवर्तन लाया और ये सिर्फ एक समूह भर ना रहकर एक आंदोलन, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया। अब इस कारण से क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल गई और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम भी हो गया। कांग्रेस अपने अंदर, अब देखो कांग्रेस के अंदर क्या क्या किस टाइप के लोग थे पहले और आज भी, मतलब किस टाइप के लोग हैं। क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, ठीक है। दोनों विपरीत हैं, रूढ़िवादी परिवर्तनवादी, दोनों विपरीत हैं। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी सोच के रखते हैं, परिवर्तनवादी मतलब जो समय के साथ बदलने को तैयार रहते हैं। गर्मपंथी, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। नरमपंथी, है ना। तो इस तरीके के लोग हैं। नरमपंथी पैसिफिस्ट, गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट, तो इस टाइप के भी लोग हैं। और हर तरह के मध्यम वर्गीय को समाहित किया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस इन सब के लिए क्या था, एक मंच की तरह काम करता था, ठीक है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपना सामाजिक और विचारधारात्मक एक आधार तैयार किया था। अब जो गुट होते हैं, पार्टियां जो होती हैं, उनमें तालमेल और सहनशीलता के लिए क्या जरूरी है, और कांग्रेस ने ऐसा क्या किया, देखो। कांग्रेस ने गठबंधन जो है, कांग्रेस का जो गठबंधन है, गठबंधन मतलब होता है कि जहां पे आप, गठबंधन मतलब गांठ बांध लेना या मिल जाना कहीं से, तो एक दूसरे के साथ मिल जाता है। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को ना खोते हुए पर दूसरे की पहचान के साथ जुड़ जाना, ठीक है। और अपनी भी पहचान बरकरार रखना, इसे गठबंधन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम पूरी रूप से परिवर्तन नहीं होते, लेकिन जो हमारी मुख्य जो बड़ी पार्टी होती है उसके साथ सहमति या उसके साथ हम सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो उसको गठबंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती थी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस में जो भी आए, ठीक है, या कांग्रेस की बात नहीं है, गठबंधन में यही होता है खासकर, गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है और इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी गठबंधन की अगर सरकार है या कोई भी गठबंधन अगर बन रहा है तो उसमें कभी भी अतिवादी नहीं होना चाहिए, यानी एक ही विचारधारा के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होने चाहिए। हर टाइप के लोगों को, हर विचारधारा को एक जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। और हर मसले पर एक संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। गठबंधन का ये मतलब नियम है, इसको मान लो। सुलह, समझौता, सर्व समावेशी होना, ये सारी चीजें क्या है, गठबंधन की विशेषताएं हैं। अब कांग्रेस क्या करता था कि कांग्रेस का जो अधिकतर प्रांतीय इकाइयां हैं, ठीक है, जो छोटे लेवल पे हैं, जो प्रांतीय इकाइयां हैं, वहां पे जो विभिन्न गुटों को मिलाकर जो बनी थी, ठीक है। यह गुट गुट नहीं है, ये गुट है। गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे, ठीक है। तो ये अलग अलग विचारधाराओं से मिले हुए थे। हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर वर्ग के अलग अलग गुट बने हुए थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया कि सबको कांग्रेस में समाहित कर लिया और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम मार्गी, ठीक है, मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। तो ये कांग्रेस की विशेषता थी, या ये एक गठबंधन या गुटों को तालमेल और सहनशीलता के साथ जोड़ने की एक विशेषता थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः, ठीक है, कांग्रेस के इस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। तो कांग्रेस जिसे हम कहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स, या वोट बैंक कहना कि एक जाति का, एक धर्म का, एक किसी वर्ग का, ये किसी एक पार्टी का सपोर्ट। तो ये लोग क्या करते थे, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी, वो सब इन पार्टियों को, जो कि प्रांतीय पार्टियां थी छोटी, इनको कांग्रेस से तोड़कर प्रभावित करने की कोशिश करती थी अपने में समाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज, अब हम देखते हैं। वैसे तो इस पार्ट में आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो बहुत सारे दल उस समय
जो पहले से भी थे और जो आज़ादी के बाद बने, कुछ स्वतंत्र पार्टी, स्वराज पार्टी, इस टाइप की पार्टियां थी। और उनके नेताओं के बारे में एक एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पार्टी के बारे में मैं भी कुछ बताता हूँ। ये है भारत की एक बहुत पुरानी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। ठीक है, साम्यवादी समूह उभरे। साम्यवादियों के बारे में हमने जो वो है विश्व राजनीति की जो किताब है उसमें पढ़ रखा है। यह रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि रशिया में हुआ, या हम जिसे कहते हैं हमारे फॉर्मर यूएसएसआर या सोवियत संघ में जो था उस समय, उसमें हुआ। तरफदारी करते थे क्योंकि ये उसी देश की पार्टी से प्रभावित होकर ये पार्टी बनी थी। 1935 में साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। तो क्योंकि ये पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1924 में लगभग ये अपने एक रूप में आई, लेकिन बहुत बड़ा जन आधार नहीं था, बहुत सारे वो नहीं थे, तो कांग्रेस के ही सपोर्ट से या कांग्रेस के ही अंदर रह के ये काम कर रही थी। फिर कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये अलग हो गई कांग्रेस से। और आजादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था, जब 1947 में आजादी हुई तो जो उन्होंने कहा, उनकी एक विचारधारा था कि 1947 में जो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर जो हुआ है, कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता आकर भारतीयों के हाथ में आ गई है, वह सच्ची आजादी नहीं थी। अब इसके लिए उनके अपने एक तर्क थे। ठीक है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। तो ये पार्टी क्या थी कि मारने पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। और मार्क्स जिसे हम कहते हैं, एक बहुत बड़े नेता होते हैं, वो जिसको हम कहते हैं राजनीतिक विचारक थे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, उसके विचारों से प्रभावित होती थी। और मार्क्स का कहना था कि हमें जब तक क्रांति नहीं करेंगे तब तक हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो क्रांति ही एक रास्ता है। ठीक है, तो उसी विचारधारा को बढ़ाया था लेनिन ने। ठीक है, रूस में, जिसके बाद बोल्शेविक क्रांति हुई थी वहाँ रशिया में। ठीक है, 1917 में। और उसके बाद फिर लेनिन के बाद स्टालिन आ गए। और मतलब इस तरीके से ये फिर उसी चीज़ को चीन ने भी अपनाया, माओ ने उसको अपनाने की कोशिश की, पर अपने अपने ढंग से। तो इंडिया वालों को भी लग रहा था, या कम्युनिस्ट पार्टी के जो इंडिया के मेंबर थे, इन्हें लग रहा था कि वह भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और देश में क्रांति ला सकते हैं। तो उनका मुख्य आधार क्या था? क्रांति। पर जब आज़ादी मिल गई तो अब क्रांति क्यों करनी है? ठीक है, तो क्रांति का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश की तरह उभर रहा है। तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी चुनाव में भाग लेंगे, और उसमें उन्होंने 16 सीटें भी मिली जो 1957 में। और वह देश की पहले आम चुनाव में 1952 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उन्हें 16 सीटें भी मिली, और वह देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। तो उस समय इसका बहुत बड़ा एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी का भी बहुत बड़ा नाम था। तो इसके जो प्रमुख नेता थे उसमें था ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एस. नाम्र बुद्रीपाद, ठीक है, पी.सी. जोशी। ये बहुत बड़े बड़े नाम थे इस पार्टी के। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर के बाद, अब देखो 1964 में क्या हुआ कि चीन और सोवियत संघ की भी आपस में नहीं बनी, क्योंकि दोनों के बॉर्डर आपस में टच करते हैं। और जिन भी देशों के साथ बॉर्डर टच होते हैं, ठीक है, जिन भी देशों के, तो सिर्फ भारत पाकिस्तान की दिक्कत है कि जहां भी जिस भी देश के साथ हमारे बॉर्डर टच होते हैं, या किसी भी देश के साथ बॉर्डर जो टच होते हैं, है ना, जहां भी मेल खाते हैं, वहां पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, या जो एक झगड़ा है, एक माहौल है, वो उस तरीके का बना रहता है। तो चीन और सोवियत संघ में देखो विचारधारात्मक लड़ाई भी, ठीक है, अंतर हुआ। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में भी क्या हुआ, 1964 में एक बहुत बड़ी टूट का शिकार हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी और एक कम्युनिस्ट पार्टी एमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनी। ठीक है, तो ये इस तरीके का था। तो मार्क्सिस्ट वाली पार्टी चीन को फॉलो कर रही थी, और मार्क्सिस्ट लेनिन जो पार्टी थी एमएल, सीपीआई एमएल, सीपीआई एम,
ये दोनों अलग अलग थे। तो ML रशिया वाले थे और M खाली किताब के अंदर जितने भी मुख्य बिंदु थे वो उन सब पे हमने एक बार रोशनी डाल दी है। और अब जो चीज़ें जो आपको खुद अपने से पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके अलावा कुछ और पार्टियों के जो जिक्र है वो इस पाठ में किया गया है। तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले है भारतीय जनसंघ। तो जनसंघ अपने आप में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन के रूप में ज़्यादा प्रचलित है और शुरुआत से ही रहा है। इसके जो संस्थापक रहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी रहे। तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसे कि NDA की सरकार है, बीजेपी इसको लीड कर रही है, यानी बीजेपी मुख्य इसमें रोल निभाती है। तो इसका जो विचारधारात्मक जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं जनसंघ से ही हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद है दूसरी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी आज़ादी से पुरानी, आज़ादी से पहले की एक पार्टी है। ठीक है, इसके जो एक बहुत बड़े नेता रहे इस पार्टी में वो थे C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी रहे। ठीक है, तो इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। एक पार्टी है PRI, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इस और इसको PRI कहा जाता है। तो ये पार्टी मेक्सिको की एक पार्टी है। तो इसके बारे में एक छोटी सी केस स्टडी टाइप की दे रखी है, एक छोटे सी इसके बारे में जिक्र कर रखा है, तो इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि इसका किस तरीके से ये पार्टी और भारतीय पार्टियों में एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो किया गया है थोड़ा सा, तो इसको भी जरूर पढ़िएगा। और अंत में है सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी। तो जो हमने कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ी उसमें सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसका कहीं ना कहीं आधार, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आधार है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो इसके जो आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, और इसमें बाकी लोगों के बारे में भी जिक्र है। तो किस तरीके से ये पार्टी बनी, क्या क्या इसकी विचारधारा थी, कैसे कैसे इसने इसका उद्भव हुआ, विकास हुआ, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना एक बार फिर से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।